इंसानी दुनिया से बहुत दूर एक परीलोक में वैशाली और अनिष्का नाम की दो राजकुमारी परी बहनें रहती थीं। दोनों राजकुमारी परी बहनें बहुत बुद्धिमान होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी थीं। एक दिन दोनों राजकुमारी परी बहनें तलवारबाजी कर रही थीं। तभी वहाँ से दो राजकुमार भाई विष्णु और यश वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों राजकुमारों को पहली नजर में ही राजकुमारी परियों से प्यार हो जाता है। विष्णु और यश दोनों अक्सर राजकुमारी परी बहनों को देखने के लिए उनके महल के बाहर से गुजरा करते थे। एक दिन दोनों राजकुमारी परी बहनें गार्डन में घूम रही थी। तभी राजकुमार उनके पास आते हैं और बोलते हैं, हम दोनों आपके पड़ोसी राज्य के राजकुमार हैं। हम दोनों को पहली नजर में ही आप दोनों पसंद आ गई थी। क्या आप दोनों बहनें हम दोनों भाइयों से शादी करेंगी? वैशाली राजकुमारी परी और अनिष्का राजकुमारी परी को भी दोनों राजकुमार बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए दोनों राजकुमारी परियां भी शादी के लिए हाँ कर देती हैं। कुछ दिनों में ही दोनों राजकुमारी परी बहनों की शादी दोनों राजकुमार भाइयों से हो जाती है। शादी के कुछ महीनों बाद दोनों राजकुमारी परियां गर्भवती हो जाती हैं। फिर दोनों राजकुमारी परियां खुशी से ये बात अपनी सास पड़ोसी परिदेश की रानी मधुरिमा परी को बताती हैं। दोनों की बातें सुन रानी परी मधुरिमा कहती है, तुम दोनों गर्भवती हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए दूर किसी परिदेश से पौष्टिक आहार मंगवाया है। आज से तुम दोनों वही आहार लोगी। इस तरह रानी परी मधुरिमा दोनों राजकुमारी परियों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। एक दिन दोनों राजकुमारियां महल के बगीचे में खड़ी होकर एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं। तभी उनकी नजर महल में घुस रही एक औरत पर जाती है। अरे ये औरत कौन है जो इस तरह महल में चोरी छुपे घुस रही है? मुझे तो लग रहा है ये महल में चोरी करने जा रही है। इतना कहकर दोनों परियां उस औरत का पीछा करने लगती है। थोड़ी देर बाद ही चोरनी वैशाली राजकुमारी परी के कमरे में घुस जाती है और उसके सारे कीमती जेवर चुराकर भागने लगती है। लेकिन तभी दोनों राजकुमारी परियां राजकुमार के साथ मिलकर उस चोरनी को पकड़ लेती हैं। अरे कौन है तू? यहाँ चोरी करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे चोरी करते हुए शर्म नहीं आई? इससे ये सब बोलने का कोई फायदा नहीं है। इसके जैसे लालची और धोखेबाज लोग कभी भी नहीं सुधर सकते। हमें इसे अपने राज्य से धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। उसके बाद दोनों राजकुमार सिपाहियों को बुलाते हैं और सिपाही उस चोरनी को हमेशा के लिए राज्य से धक्के मारकर निकाल देते हैं। अपनी बेइज्जती होते देख उस चोरनी जिसका नाम मानसी था उससे बर्दाश्त नहीं होता है। इन दोनों परी बहनों ने मिलकर मेरी बहुत बेइज्जती की है। मैं इन दोनों परी बहनों को छोड़ूंगी नहीं। मैं अभी के अभी पृथ्वी लोक के काले जादूगर के पास जाऊंगी और उससे काला जादू सीखकर वापस आऊंगी। इतना बोलकर मानसी पृथ्वी लोक के काले जादूगर के पास जाती है और उस दिन से काला जादू सीखने लगती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और मानसी एक दुष्ट जादूगरनी बन जाती है। जादूगरनी बनते ही मानसी जादूगरनी का रूप ले लेती है और दोनों राजकुमारी परी बहनों के पास जाती है। मैं सोने के परीलोक से आई हूँ। मुझे पता चला कि आप दोनों परी बहनें गर्भवती हैं, इसलिए मैं आप दोनों को एक खास उपहार देना चाहती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम हम दोनों को कौन सा उपहार देना चाहती हो? जरा दिखाओ तो। यहाँ कुछ दूरी पर एक गुफा है। गुफा के अंदर दो जादुई आम मिलेंगे। अगर तुम दोनों बहनें उस जादुई आम को खाओगी तो तुम्हारे बच्चों में भी एक अलग प्रकार का तेज होगा और वो हमेशा स्वस्थ रहेंगे और साथ ही तुम्हारे बच्चे बहुत शक्तिशाली होंगे। मानसी जादूगरनी की बात सुनकर दोनों परी बहनें बहुत खुश हो जाती हैं।
ये तो बहुत अच्छी बात है। हम दोनों अभी के अभी उस गुफा में जाएंगे और जादुई आम खाएंगे। क्या तुम हमें वहाँ तक ले जाओगी? हाँ, क्यों नहीं, चलिए हम अभी चलते हैं। उसके बाद दोनों राजकुमारी परी बहनें मानसी जादूगरनी के साथ उस गुफा की तरफ चल पड़ती हैं। कुछ देर तक चलने के बाद गुफा आ जाती है। ये वही गुफा है जिसके बारे में मैंने आप दोनों को बताया था। गुफा दिखने में बहुत गहरी और डरावनी थी, जिसे देखकर दोनों परी बहनें घबरा जाती हैं। अरे ये गुफा तो बहुत डरावनी लग रही है। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि इस डरावनी गुफा के अंदर जादुई आम होगा। वैशाली राजकुमारी के इतना कहते ही मानसी जोर जोर से हंसने लगती है। मैं तुम दोनों को यहाँ पर जान से मारने के लिए लाई हूँ। तुमने मेरी बेइज्जती की थी ना, अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। मानसी की बात सुनकर दोनों राजकुमारी परियां डर जाती हैं और बोलती हैं, हमने इस दुष्ट औरत की बातों पर यकीन करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब हमारा क्या होगा? अब तुम्हारा वही होगा जो मानसी चाहेगी, यानी मैं चाहूंगी। इतना बोलकर मानसी दोनों राजकुमारी परी बहनों को रस्सी से वहीं पास के एक पेड़ से बांध देती है। लेकिन तभी उस जंगल में रहने वाले दो आदिवासी दंपत्ति ये सब कुछ देख लेते हैं। अरे नहीं, ये तो बहुत दुष्ट औरत है। ये तो इन दोनों राजकुमारी परियों को जान से मार देगी। हाँ चलिए, हम अभी दोनों राजकुमारी परियों की जान बचाते हैं। इतना बोलकर दोनों आदिवासी दंपत्ति अपने हाथ में तलवार लेकर मानसी के सामने खड़े हो जाते हैं। दोनों आदिवासी दंपत्ति के हाथ में तलवार देखकर मानसी डर जाती है। अरे तुम दोनों यहाँ तलवार लेकर कैसे आ गए? ये हमारा ही घर है, लेकिन तू यहाँ इन दोनों राजकुमारी परियों को बंदी बनाकर क्यों लाई है? अगर तूने दोनों मासूम गर्भवती राजकुमारी परियों को नहीं छोड़ा तो मैं इस तलवार से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ये सब सुनकर मानसी बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी आदिवासी औरत उसको पकड़ लेती है और उस पर तलवार से हमला कर देती है। तभी मानसी रोते हुए बोलती है, ये क्या होगा? मैं अपने ही बिछाए जाल में फंस गई। इतना बोलकर मानसी अपना दम तोड़ देती है और इस तरह हमेशा के लिए मानसी का खात्मा हो जाता है। उसके बाद दोनों राजकुमारी परी बहनें आदिवासी दंपत्ति का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी और हमारे बच्चों की जान बचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर वैशाली राजकुमारी परी और अनिष्का राजकुमारी परी वहाँ से अपने महल की तरफ चल पड़ती हैं। और थोड़ी देर बाद जब दोनों राजकुमारी बहनें अपने महल लौट आती हैं, तो उन्हें देख पूरा राजमहल बहुत खुश होता है। फिर राजकुमारी परियां दोनों राजकुमारों से अपने ऊपर बीते हुए पल के बारे में बताती है। फिर राजकुमार उस आदिवासी दंपत्ति को खूब सारे उपहार देते हैं, जिन्होंने दोनों राजकुमारी परियों की जान बचाई थी। और ऐसे ही हंसी खुशी 3 महीने और बीत जाते हैं। फिर वैशाली राजकुमारी परी एक लड़के और अनिष्का राजकुमारी परी एक लड़की को जन्म देती है। बच्चों के जन्म के बाद महल में चारों तरफ जश्न मनाया जाता है और सभी हंसी खुशी से रहने लगते हैं। चमेली के मन में कुछ चल रहा है। वो अपनी बहुओं को हमेशा दबा कर रखना चाहती है। बहुओं को कुछ बोलने नहीं देती है, ठीक से खाना भी नहीं देती है। चमेली बैठकर अपने ही मन में ये सब सोच रही थी कि बड़ी बहू वहाँ पर आ जाती है और चमेली से कहती है, माँ जी भूख लगी है, कुछ खाना खा लूं। खाना खाएगी? कमीनी, तेरा बाप क्या खाने का खजाना छोड़कर गया है? माँ जी आप ऐसे बात क्यों कर रही हैं? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। बस मैं ही क्यों, हम तीनों ने कुछ नहीं खाया।
एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। जा अपना काम कर, नहीं तो धक्के मार कर घर से निकाल दूंगी, समझी? बेशरम औरत कहीं की, जब देखो खाना खाना खाना। हाँ? बड़ी बहू चुपचाप वहाँ से बाकी बहुओं के पास चली जाती है। बाकी बहुएं उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखकर बाकी बहुएं कहती हैं, क्या हुआ दीदी, कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं? नहीं, माँ जी ने कुछ खाने की परमिशन नहीं दी। तो क्या हम ऐसे ही भूखे रहें? मैं बिल्कुल भूख नहीं सह सकती हूँ। हाय भगवान, ये कहाँ आ गई हूँ मैं? भूखे रहते रहते हम एक दिन मर जाएंगे। और क्या ही कर सकते हैं, सुबह से शाम तक बस काम करो, उसके बदले क्या मिलता है? सास का अत्याचार। दीदी ऐसे नहीं चलेगा, चलो हम रसोई से खाना खा लेते हैं। हाँ, अम्मा जी को पता नहीं चलेगा, अगर नहीं खाए तो ऐसे ही मर जाएंगे। उससे अच्छा कुछ खा के सास की तीखी बात सुन ले। हाँ हाँ, चलो चलो। ये बोलकर सभी रसोई में जाती हैं। रसोई में सूखी रोटी रखी हुई थी। सभी एक एक रोटी हाथ में लेती हैं। सिर्फ सूखी रोटी पड़ी है, भूख के समय यही बहुत है, चलो जल्दी से खा लो। अगर माँ जी ने देख लिया ना तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। वो रोटी खाने जाती ही है कि वहाँ पर चमेली आ जाती है और सब कुछ देख लेती है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अरे चोर, सब चोर हैं, अपने ही घर से चोरी करते हैं। नहीं माँ, चोर नहीं है हम, ये तो हमारे हक का खाना है। इस घर में तुम लोगों का कोई हक नहीं है, ये मेरा घर है, मेरा। यहाँ मेरे कानून चलते हैं, मेरी इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और तुम लोग खाना खाने आ गए, तुम मुझे ये रोटियाँ दे दो, मैं तुम लोगों को खाने नहीं दूंगी। ये बोलकर चमेली तीनों बहुओं से रोटी छीन लेती है और बाहर जाकर रास्ते में फेंक देती है। तीनों बहुएं चमेली के पीछे पीछे जाती हैं। ये क्या माँ, ये क्या कर रही हैं आप? रोटी रास्ते में फेंक दूंगी, लेकिन तुम लोगों को खाने नहीं दूंगी। ये बोलकर चमेली चली जाती है। इतने में एक कुत्ता आकर रास्ते से रोटी खाने लगता है। सभी बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, तू ही खा ले, हमारे नसीब तो तुझसे भी खराब है। तुझे हर रोज कहीं न कहीं से खाना तो मिलता है, हमें तो वो भी नहीं मिलता। चमेली हमेशा से ही ऐसी है। एक जमाने में वो अपने बेटों पर भी खूब शासन करती थी, इसीलिए वो लोग पढ़ाई खत्म करने के बाद बाहर काम करने के लिए चले गए। चमेली के 3 बेटे हैं, उन तीनों की एक ही दिन में शादी हुई। उसके बाद से ही तीनों बहुओं पर चमेली का अत्याचार शुरू हो गया। तीनों लड़के बाहर ही रहते हैं और कभी कभी घर आते हैं, इसीलिए चमेली और भी ज्यादा बहुओं के सर पर चढ़कर नाचती है। आज जो हुआ वो तो बस उसका एक छोटा सा उदाहरण है। इसके बाद और कुछ दिन बीतते हैं। बेटों का आना जाना लगा ही रहता है। तीनों बहुएं उनको कुछ बोल नहीं पाती हैं। ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद तीनों बहुएं गर्भवती हो जाती हैं। डॉक्टर घर पर आते हैं और उन तीनों का चेकअप करते हैं। देखिए चमेली जी, तीनों को अभी बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा। शरीर के ऊपर कोई स्ट्रेस ना आए, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ जी डॉक्टर साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत अच्छे से तीनों का ध्यान रखूंगी। हाँ हाँ, आप तो एक औरत हैं, आप तो समझेंगी ही। इन दिनों पूरे बेड रेस्ट की जरूरत है, वरना कुछ भी हो सकता है। वो सब तो ठीक है, मगर आप कह सकते हैं क्या लड़की होगी या लड़का? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। लड़का हो या लड़की, दोनों तो एक ही समान हैं। घंटा एक समान है। जो भी हो, इस हालत में इन तीनों से काम करवा के कितना मजा मिलेगा। सभी काम करते हुए दर्द से तड़पने लगेंगी और मैं ये देखकर बस हंसूंगी। डॉक्टर साहब चले जाते हैं और उसके बाद ही चमेली अपने असली रंग में वापस आ जाती है।
ए नौटंकियों, उठ जाओ, बहुत काम है। मगर डॉक्टर साहब ने तो हमें बेड रेस्ट करने के लिए कहा है। हाँ तो तुम लोग रेस्ट लोगे तो घर का काम कौन करेगा? ससुराल में ऐसा ही करना पड़ता है। ये तुम लोगों का घर नहीं है जो अपनी मर्जी से चलोगे। क्या कह रही है माँ जी? ससुराल घर नहीं होता? नहीं, और सास भी कभी माँ नहीं होती, समझी ना? अब उठ और काम पर लग जा, नहीं तो इस हालत में ही लोहे के डंडे से पिटाई करूंगी। डर के मारे सभी उठ जाती हैं और घर का काम करने लग जाती हैं। काम करते करते बड़ी बहू का पेट दर्द करने लगता है। आह आह, पेट में दर्द हो रहा है। आह, क्या हुआ दीदी? आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। बड़ी बहू बैठ जाती है। इतने में चमेली वहाँ पर आ जाती है। क्या हुआ? काम छोड़कर बैठ क्यों गई? पेट में बहुत दर्द हो रहा है माँ। ये सब नाटक है, नाटक। काम न करने का बहाना। काम नहीं करेगी ना? चल फिर, इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। ये बोलकर चमेली बड़ी बहू को खींचकर ले जाती है और घर के बाहर धूप में छोड़कर घर का दरवाजा बंद कर देती है। बेचारी बहू धूप में बिना पानी के तड़पने लगती है और रोते हुए भगवान से दया की भीख मांगने लगती है। हे भगवान, ये कैसा जुल्म है? आपको क्या कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? कुछ तो कीजिए भगवान, हम पर दया कीजिए। इतने में वहाँ वो कुत्ता मुंह में पानी की एक बोतल लेकर आता है और बड़ी बहू की गोद में रखकर दुम हिलाने लगता है। एक तो ही है जो हमारे दुख को समझता है। ये ले, तू भी पानी पी ले थोड़ा सा। बड़ी बहू खुद पानी पीती है और कुत्ते को भी पिलाती है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। कुछ महीनों बाद एक रात फिर से बड़ी बहू के पेट में दर्द शुरू होता है। वो दर्द के मारे तड़पती है, मगर तभी चमेली उसको रोटी बनाने के लिए कहती है। बड़ी बहू साफ मना कर देती है। बहुत हो गया माँ, अब और नहीं। आपको दिख नहीं रही है हमारी हालत? मैं और कोई काम नहीं करूँगी। नहीं करेगी तो पूरी रात पड़ी रहे घर के बाहर। चमेली बड़ी बहू को फिर से घर के बाहर रास्ते में ढकेल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। बड़ी बहू का पेट दर्द बढ़ता ही जाता है। इतनी रात को कौन उसकी मदद करेगा? तभी वहाँ पर वो कुत्ता मुंह में चादर लेकर आता है और बड़ी बहू के पास चद्दर को बिछा देता है। बड़ी बहू उस पर लेट जाती है। उसी रात घर के बाहर ही बड़ी बहू की एक बेटी पैदा होती है। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक इस दुनिया में आई है। बड़ी बहू उसको गोद में लेकर सो जाती है, मगर उसको क्या पता कि उसकी सास ये सब छुपकर देख रही है। सो जाने के बाद चमेली वहाँ पर आती है और चुपचाप बच्ची को उठाकर वहाँ से चली जाती है। वो थोड़ी दूर जाकर बच्ची को रास्ते में फेंक देती है। बच्ची जोर जोर से रोने लग जाती है। चलो, जान छूटी इस मनहूस से, छुटकारा मिला। चमेली वहाँ से चली जाती है। जब बड़ी बहू सुबह नींद से उठती है तो देखती है कि उसकी गोद से बच्ची गायब है और वो रोना धोना शुरू कर देती है। हाय भगवान, कहाँ गई मेरी बच्ची? यहीं पर तो थी मेरी गोद में, कहाँ गई? उसका रोना सुनकर बाकी बहुएं वहाँ पर आ जाती हैं। चमेली भी वहाँ पर आती है। माँ, आपने मेरी बच्ची को देखा है क्या? नहीं तो चलो अच्छा है, बेटी ही तो हुई थी ना। आखिर बेटी होने का क्या ही फायदा? आप ऐसा बोल भी कैसे सकती हैं? आखिर वो मेरी बेटी है। आपके जैसी निर्दयी औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। अरे वाह, अब बहुत जुबान चल रही है तेरी। अब देख मैं तुझे क्या करती हूँ। ये बोलते ही चमेली बड़ी बहू के ऊपर हाथ उठाने जाती ही है कि तभी वहाँ पर वो कुत्ता आ जाता है और चमेली के हाथ में काट लेता है। अरे मर गई, बचाओ, हाय बचाओ।
तभी वहाँ पर एक चमत्कार हो जाता है। वो कुत्ता गायब हो जाता है और उसकी जगह एक परी प्रकट होती है। चमेली, तू बहुत ही नीच किस्म की औरत है, मुझे सब पता है। इसीलिए मैं कुत्ते के रूप में यहाँ आई थी, ताकि समय आने पर तुझे सबक सिखा सकूं। बड़ी बहू, चमेली ही तेरी बेटी को रास्ते में फेंक कर आई है। ये ले, तेरी बच्ची को मैंने संभाल कर रखा है। ये कहकर परी बच्ची को वापस देती है। चमेली परी से माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं, तेरी गलतियों की माफी नहीं मिल सकती है, सजा तो तुझे मिलनी ही चाहिए। मैं श्राप देती हूँ, आज से तेरे दोनों हाथ और दोनों पैर काम करना बंद कर देंगे। तू बहुओं को खाना नहीं देती थी ना, आज से तेरी बहुएं जब तुझे खाना खिलाएंगी तभी तू खाना खा पाएगी। ये कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद चमेली अपाहिज बन जाती है और हमेशा के लिए एक व्हील चेयर पर बैठी रहती है। उसे अपनी गलतियों की सजा मिल गई थी। बाकी दोनों बहुओं को भी बेटा और बेटी होते हैं और सभी अपने पतियों के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।